गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अपने घर पर अच्छे होंगे, साथ में आपका परिवार भी अच्छा होगा। आज हम आपके सामने नया पार्ट लेकर आए हैं बुक में, इतिहास में लेसन नंबर 1 7th क्लास से। अभी तक मैंने आपको भूगोल और सिविक्स में 10-10 लेसन जो थे वो करवा दिए हैं। आप सब बच्चों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला, तो उन सब के लिए धन्यवाद। आज हम फिर इतिहास का चैप्टर 1 लेके आए हैं। और इतिहास हमेशा याद रखना, इतिहास रटने का नहीं, केवल याद करने का। जो रटता है वो कुछ दिन रट पाएगा, लेकिन जो याद करेगा, समझ लेगा, वो लंबे समय तक इसको याद रख पाएगा। अभी तक आपने सुना होगा ना, इतिहास थोड़ा बोरिंग, कुछ बोरिंग नहीं होता। इंटरेस्ट लो थोड़ा सा, सब समझ में आएगा। बहुत आसान है इतिहास, और मैं कहता हूँ इतिहास सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि वो बदला नहीं है। लेकिन आपको पता है भूगोल में भी बदलता रहता है, सिविक्स में भी, ठीक है। लेकिन इतिहास सबसे ज़्यादा आसान है, इसलिए इतिहास में बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। आपको बहुत प्यारा सा जो वीडियो बना के दूंगा, जिससे आपको जल्दी समझ में आए, ठीक है। तो लेसन नंबर 1 है 1000 वर्षों के दौरान हुई परिवर्तनों की पड़ताल। कि पिछले 1000 वर्षों में जो परिवर्तन हुए ना हमारे समाज में, क्या क्या बदलाव हुआ है, उसके बारे में कुछ दिखा रखा है। मतलब थोड़ा दिखा रखा, ज़्यादा तो नहीं दिखाया, क्योंकि आपको पता है बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट पर्सन जो आपको पता होना चाहिए, वो परिवर्तन दिखा रखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चों को वीडियो अच्छी लगेगी। और जो चैनल पर नए हैं बच्चे, वो सब्सक्राइब करें, ताकि उनको भी अच्छे से वीडियो मिल सके, उनको ज़्यादा सर्च ना करना पड़े वीडियो को, बल्कि अपने आप उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए नई वीडियो डालती। तो शुरू करते हैं। अभ्यास में पहला प्रश्न, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। अतीत का मतलब होता है पहले के समय में, ठीक है। विदेशी आपको पता है। देखिए, विदेशी शब्द का हमें आज के समय में क्या लगाते हैं, कोई विदेश से जो आता है वो विदेशी होता है ना, उस विदेशी की संस्कृति सारी अलग होती है। अब देखिए, कोई अमेरिका का व्यक्ति आता है, उसका रहन सहन, खान पीन सब अलग होगा ना, रीति रिवाज भी अलग होंगे, उसे विदेशी कहते हैं। पहले के समय में थोड़ा अलग था कि मध्य युग में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति, कि मध्य युग में कोई भी अनजान व्यक्ति किसी दूसरे गांव में आता था जो समाज या संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता था। कि मध्य युग में जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे गांव जाता था और वो उस गांव का अंग या उसकी संस्कृति का अंग न होता, तो उसे क्या कहते थे, विदेशी, ठीक है। सिंपल सा है। लेकिन एक गांव में रहने वाले 2 किसान, और मान लीजिए एक गांव में 2 किसान रहते हैं, उनकी धार्मिक, धर्म, जाति सब अलग है, ठीक है, और परंपराएं भी अलग है, लेकिन उसको हम विदेशी नहीं कहेंगे, ठीक है। इसमें सिंपल सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे गांव से आता है और उसकी संस्कृति हमसे अलग है, उसका धर्म हमसे अलग है, तो वो विदेशी माना जाएगा। लेकिन अगर कोई 2 व्यक्ति एक गांव में रहते हैं, उनकी संस्कृति, धर्म सब कुछ अलग है, लेकिन वो आपस में विदेशी नहीं माने जाएंगे। उस समय नगरवासियों के लिए कौन विदेशी होते थे, वनवासी लोग, यानी कि जंगल में रहने वाले लोग। समझ में आया। अगला प्रश्न, इस काल में हुए प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की तालिका दें। किस काल में कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तन हुए थे, जैसे कताई में चरखे का प्रयोग होने लगा था और सिंचाई में रहट का प्रयोग। समझ आया, वेरी गुड। अगला है, इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। इस काल के दौरान निम्नलिखित धार्मिक परिवर्तन हुए, जैसे नंबर 1, राजाओं ने मंदिरों का निर्माण करवाया। राजाओं ने किसका निर्माण करवाया, मंदिरों का। हिंदू धर्म में नए नए देवताओं की पूजा आरंभ हुई। सेकंड पॉइंट भी बना सकते हो आप इसको अलग से, कि पहला पॉइंट तो है राजाओं ने मंदिरों का निर्माण करवाया, दूसरा पॉइंट हिंदू धर्म में नए नए देवी देवताओं की पूजा आरंभ हुई। थर्ड लगा सकते हो आप, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों को सत्ता और महत्व बढ़ने लगा। या सिंपल सा आप लिख सकते हो, ब्राह्मणों का महत्व लगातार बढ़ने लगा। उसके बाद है उपमहाद्वीप में कुरान की शिक्षा। कहाँ पर, उपमहाद्वीप में कुरान की शिक्षा और मुस्लिम धर्म का आगमन हुआ, यानी कि मुस्लिम धर्म अपनाया जाने लगा। कहाँ पर, उपमहाद्वीप में, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, शाबाश। पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द
का अर्थ कैसे बदला। पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान जो कहते हैं ना, उसका शब्द का अर्थ बदला कैसे। 13वीं शताब्दी की बात करते हैं। 13वीं शताब्दी में पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के इलाकों को क्या कहते थे, हिंदुस्तान। किन को कहते थे, 13वीं शताब्दी में पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के इलाकों को क्या कहते थे, हिंदुस्तान कहते थे। ठीक है, 13वीं शताब्दी में। लेकिन 14वीं शताब्दी में इसको क्या कहने लगे, हिंद। और आज हम क्या कहते हैं, भारत। सिंपल सा समझ में आया ना कि 13वीं शताब्दी में तो पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के क्षेत्र को हम हिंदुस्तान कहते थे। 14वीं शताब्दी में हिंद कहने लगे और आज हम इसको भारत नाम से जानते हैं, यानी कि हमारा प्यारा देश भारत। समझ आया। अगला प्रश्न है, जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे। यानी कि जातियों से संबंधित कोई भी मामले होते थे, कोई भी घटना होती थी, उनको कैसे नियंत्रित किया जाता था। जातियों के अपने नियम होते थे। पहला पॉइंट कि सभी जातियों के अपने अपने नियम होते थे। सेकंड पॉइंट है, उन्हें अपने रीति रिवाजों का पालन करना पड़ता था। जो जिस जाति का होता था उसे उस जाति के नियमों का पालन करना पड़ता था। एक पॉइंट आप ये भी लगा सकते हो कि जो व्यक्ति उन जातियों के नियमों को नहीं मानता था उसे दंडित किया जाता था और अपनी जाति से बाहर निकाल दिया जाता था। ठीक है, ये थे पॉइंट। अगला है, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं। सर्व क्षेत्रीय यानी कि सभी जगह। सर्व का मतलब था सभी, क्षेत्र मतलब क्षेत्र। यानी कि इसका उत्तर सिंपल सा है, वे साम्राज्य जिनके नियंत्रण में अनेक सारे क्षेत्र आ जाते थे। यानी कि वे साम्राज्य, यानी कि वो एक राजा कह सकते हैं हम, जिसके अधिकार क्षेत्र में बहुत सारे क्षेत्र आते थे, यानी कि बहुत बड़ा साम्राज्य आता था, उसे क्या कहते थे, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य। फिर देखिए सिंपल सा है, वे साम्राज्य जिनके नियंत्रण में अनेक सारे क्षेत्र आ जाते थे सर्व क्षेत्रीय कहलाते थे। ठीक है, ये थे इसके अभ्यास के प्रश्न। अब आपको इसके छोटे प्रश्न करवा देता हूँ जो आपको बहुत काम आएंगे। देखिए छोटे प्रश्न, आज हिंदुस्तान को किस नाम से जाना जाता है, भारत। सिंपल सा ना, आपको पता है। अगला, पांडुलिपियों को कहाँ रखा जाता था, पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में। अभी देखिए पांडुलिपियाँ क्या होती थी। आज हमें पता है, हम कॉपियों में लिख देते, किताबों में लिख देते, लेकिन पहले के समय में पत्तों पर लिखा जाता था, ताड़पत्रों पर लिखा जाता था। होता था ना, आपने देखा होगा पुराने नाटक जो आते हैं उनमें कैसे दिखाते थे, तो उन्हें ही पांडुलिपियाँ कहा जाता था। इनको पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में रखा जाता था। ठीक है, उसके बाद है, किसी भी क्षेत्र में पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली को क्या कहते हैं, पर्यावास। किसी भी क्षेत्र में पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली को क्या कहते हैं, पर्यावास। राजपुत्र का क्या अर्थ होता है, राजा का पुत्र। राजपुत्र का मतलब क्या होता है, सॉरी पुत्र का क्या अर्थ होता है, राजा का पुत्र। ठीक है, ये थे आपके कुछ छोटे प्रश्न इस चैप्टर में। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा। और हाँ, साथ ही साथ आप अपनी फेयर नोटबुक भी इन वीडियो से तैयार कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने ये पीछे की जो 2 बुक करवा चुका हूँ मैं, भूगोल और सिविक्स, अगर वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो अभी जाकर इस वीडियो के समाप्त होने के बाद सीरियल वाइज उन चैप्टरों को देखें नंबर 1 से, ताकि आपकी अच्छे से हेल्प हो सके। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर भी करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट भी करना ताकि मुझे भी अच्छा लगे। तो इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने माता पिता का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।